मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक होने वाला है। अगर आप राजनीतिक विज्ञान में अपना करियर बनाना चाहते हैं और कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाह रहे हैं, बोर्ड परीक्षाओं के स्टूडेंट हैं, बेहतर बोर्ड परीक्षा परिणाम चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। आज हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि वर्तमान में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। और ये जो विषय है ये अभी करंट में चल रहा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, यानी एक देश और एक चुनाव क्या है, इसके फायदे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे, इसे लागू करना क्या इतना आसान है। तो ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला भी होगा। एक देश एक चुनाव का जो आइडिया है, उसका मतलब है कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। किसके चुनाव? लोकसभा के, और राज्यों के जो विधानसभा हैं उनके चुनाव एक साथ करवाए जाएं। राज्य में 28 राज्य हैं, अपने देश में 28 राज्य हैं, और केंद्र में पूरे देश के जो लोकसभा चुनाव हैं उसके लिए 543 लोकसभा क्षेत्र बने हुए हैं, जहां से निर्वाचित होकर जाएंगे 543 कैंडिडेट। 28 राज्य हैं, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे वहां की विधानसभा है, तो वहां भी विधानसभा मुख्यमंत्री चुनने के लिए चुनाव होते हैं। तो टोटल जो सीट हुई हर राज्य की अलग अलग जनसंख्या के अनुसार सीट है। जैसे राजस्थान की बात करें तो 200 है, और जब हम यूपी की बात करें तो 400 के करीब सीटें हैं। ऐसे ही हर राज्य की अपनी सीटें हैं। तो ये टोटल जो विधानसभा और लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं, इन सभी में एक साथ चुनाव। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं निर्वाचन क्षेत्र वहाँ पे, और विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं वहाँ पे एक साथ जनता मतदान करे, वोट डाले। कैंडिडेट्स जितने भी उम्मीदवार हैं उनका एक साथ चयन हो। तो क्या ये इतना आसान है दोनों विधानसभा और लोकसभा के लिए चुनाव कराना? क्योंकि हम बात करें कि सामान्यतः दोनों ही सरकारों का कार्यकाल, लोकसभा का केंद्र में और राज्यों में विधानसभा का जो कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लेकिन ये जो विधायिका ही केंद्र में देश के लिए सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था क्या है? संसद। और संसद का जो लोकप्रिय सदन है वो क्या है? लोकसभा। तो लोकसभा समय से पूर्व भी भंग की जा सकती है, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती, एक स्थायी सदन है। तो लोकसभा के लिए संविधान में प्रावधान है कि अगर किसी कारण से राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि जो लोकसभा है उसको विश्वास प्राप्त नहीं है, सरकार है उसको विश्वास प्राप्त नहीं है, तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है और उसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। ऐसे ही राज्यों में भी प्रावधान है संविधान में कि उनको भी समय से पूर्व भंग किया जा सकता है, उनमें राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है संवैधानिक असफलता के समय। तो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसका अर्थ हमने देख लिया कि क्या है। तो राज्यों की विधानसभा और देश की लोकसभा सभी के लिए चुनाव एक साथ हों, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक साथ मतदान की प्रक्रिया चले और एक ही साथ मतदान की प्रक्रिया का समापन हो जाए। तो क्या इतिहास में ऐसा संभव था पहले? तो जब हम इतिहास की बात करें तो 1952 में देश आज़ाद हुआ, 1947 में, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। 2 साल हमारे निर्वाचन आयोग को तैयारी में लग गए, क्योंकि उस समय देश में सिर्फ 15% लोग ही पढ़े लिखे थे। तो जो संचार के वर्तमान में जो साधन हैं, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं, उस समय वैसे संभव नहीं थे। तो निर्वाचन आयोग को लोगों को ये समझाना कि हम सार्वभौमिक वयस्क मतदान पद्धति से चुनाव करवाएंगे, हमारी चुनाव का जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, प्रत्येक व्यक्ति को किस तरीके से मतदान करना है, ये प्रक्रिया समझाने में निर्वाचन की जो लिस्ट होती हैं, मतदाता की जो लिस्ट होती है पंजीकरण की, वो लिस्ट तैयार करने में 2 वर्ष का समय लग गया। 1952 में पहले आम चुनाव करवाए गए, 1957 में दूसरे करवाए गए,
1962 में तीसरे चुनाव हुए, 1967 में चौथे आम चुनाव हुए। और ये जो चौथे आम चुनाव तक लोकसभा और राज्यों की विधानसभा सबके चुनाव एक साथ हुए। तो उसके पीछे कारण था कि उस समय एकमात्र जो सत्ता में पार्टी थी कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हो चुकी थी। और 1885 में ये पार्टी 1885 से 1947 तक आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे वही लोग चुनाव में खड़े थे 1952 में, 52 से 67 तक, जो कि किसी समय देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो इन्हें देश की आज़ादी या स्वतंत्रता आंदोलन की हैसियत के रूप में इन्हें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के ये व्यक्ति थे, जो कि चुनाव में कैंडिडेट या उम्मीदवार के रूप में जनता के सामने थे। अब जब 1967 में केंद्र में तो सरकार बन गई, लोकसभा में बहुमत मिल गया, लेकिन राज्यों की विधानसभा 8-9 राज्य ऐसे थे जहाँ पे किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला और वहाँ पे मिलीजुली सरकार बनी। और मिलीजुली सरकार बनने से वो जो वहाँ की विधानसभा थी वो जल्दी भंग हो गई। 1970 में लोकसभा भी भंग हो गई। धीरे धीरे ये जो परंपरा है वो टूट गई और एक साथ चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो अब नहीं रही। अब जो अन्य विपक्षी दल थे वो उभरने शुरू हुए और देश की जो बहुदलीय हमारी पद्धति है, संसदीय प्रक्रिया के साथ साथ हमारी जो चुनाव पद्धति है वो बहुदलीय है। तो बहुदलीय पद्धति में और भी विपक्षी दल उभर कर सामने आए और देश में अब गठबंधन की सरकार भी बनी। तो हम देख लेते हैं कि एक साथ चुनाव कराने के फायदे क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो तर्क दिया जा रहा है वो है कि चुनावों पे जो खर्च होता है, भारी भरकम राशि खर्च होती है, उसमें कटौती होगी, वो कम खर्च होगी एक साथ चुनाव होने से। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि जो चुनाव में प्रशासनिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाती, तो एक साथ चुनाव होंगे तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो सकेगी। साथ ही जो अधिकारी चुनाव में लगा होता है, प्रशासन चुनाव में लगा होता है और जन कल्याण के कार्य हैं वो उस समय आचार संहिता लगने से ठप हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं, तो वो भी कम हो जाएगा। विधि आयोग ने भी अनुमान लगाया है कि इससे मतदान की जो प्रक्रिया है, प्रतिशत है, उसमें वृद्धि होगी, मतदान का प्रतिशत अधिक होगा, क्योंकि एक वोटर है, वोट देने वाला, वो एक ही बार निकलेगा तो उसके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा, ऐसा मानना है विधि आयोग का। एक देश एक चुनाव के लिए करना क्या पड़ेगा? महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक ही साथ चुनाव करवाने के लिए क्या संविधान में कोई संशोधन करना पड़ेगा या बिना कोई संशोधन के हो जाएगा? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा और संसदीय जो प्रक्रिया हैं उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। तो संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान है वो किस प्रकार से है? वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल लाना पड़ेगा, तो वो अब हम बात करें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का प्रावधान रखा गया है। और ये जो पावर है किसको दी गई है? संसद को दी गई है। तो संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से ये बिल पास होना जरूरी है। फिर ये जो बिल 2/3 पास होने के साथ ही आधे मतलब 50% जो राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं और 28 में से आधे से अधिक राज्यों की अनुमति भी जरूरी है, यानी टोटल 16 राज्य ऐसे हों जहां ये बिल पास हो जाए और उन राज्यों की अनुमति मिल जाए। साथ ही ये जो प्रावधान है संसद की जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो हम जानते हैं कि 3 प्रकार की हो सकती है। कुछ जो कानून हैं, संविधान के प्रावधान हैं, उनमें साधारण बहुमत से संसद संशोधन कर सकती है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की जरूरत पड़ती है। तो ये वही प्रावधान होंगे जिसमें 2/3 बहुमत प्लस 16 राज्य,
2/3 बहुमत संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास हो जाए। फिर राज्यों की विधानसभा में भी कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा में भी पास हो जाए। ये प्रक्रिया होगी। ये प्रक्रिया जटिल है, आसान नहीं है। और फिर जो बिल है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, क्योंकि जो हमारे चुनाव प्रक्रिया है वो इसी के तहत चलती है, तो इसमें भी बदलाव करना होगा। और संविधान का जो अनुच्छेद 83 है, 85 है, ये संसद का जो कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल है, वो तय करता है। लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का प्रावधान भी करता है। अनुच्छेद 172 और 174 राज्यों की विधानमंडल में इसी प्रकार का प्रावधान करते हैं। और फिर 356, अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए और संविधान के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा हो, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है। तो इस तरीके से ये 2/3 बहुमत के साथ संशोधन करना पड़ेगा। साथ में चुनाव को लेकर आशंका भी है। एक साथ चुनाव होंगे तो ये एक बड़ी आशंका और भी है। संविधान में संशोधन करने के साथ ही साथ एक और बड़ी आशंका ये है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनको ये डर है कि उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं, क्षेत्र स्तर के मुद्दे हैं, वो अब गौण हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो हावी हो जाएंगे। फिर केंद्र के मुद्दे हैं उन्हीं पे ज़्यादा विचार किया जाएगा। तो सबसे बड़ी जो बात है, क्षेत्रीय दलों को इसी बात का डर है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो प्रबल होंगे और क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो कमज़ोर होंगे, गौण हो जाएंगे, सेकेंडरी हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था, बड़े ही सरल और सहज तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये जरूर ज्ञानवर्धक रहा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।